हेलो एवरीवन, सभी को गुड इवनिंग। और आज जन्माष्टमी है, तो जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम डेमो लेक्चर के रूप में आपके साथ उपस्थित हैं एनसीईआरटी बैच को लेकर। टीजीटी मैथ्स का जो बैच स्टार्ट होने वाला है, एनसीईआरटी बैच, बड़ी उत्सुकता थी लोगों को कि ये बैच कैसे होगा, किस रूप में होगा। तो आज उससे संबंधित कुछ इन्फॉर्मेशन और डेमो के रूप में कुछ हम बताएंगे। अच्छा, बहुत सारे लोग जुड़ भी गए हैं। राजा जी, गीतांजलि जी, कमलेंद्र जी, सरिता जी, मदन जी, एस कुमार जी, स्काई जी, राजीव रंजन गुप्ता जी, नीलमणि सिन्हा जी, नंदन जी, जूली कुमारी जी, मोहम्मद हसान जी, वाह, सभी का स्वागत। सबसे पहले तो हम आपको ये सूचना दे देना चाहते हैं कि एनसीईआरटी के इस बैच को अब ऑफलाइन से भी जोड़ दिया गया, ऑफलाइन से भी जोड़ दिया गया। तो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में ये बैच चलेगी और आज ऑफर भी है। तो चलिए, डेमो लेक्चर के रूप में आज हम आपसे बात करेंगे कि इस बैच को हम कैसे लेकर के आगे चलेंगे। नाम से स्पष्ट है कि ये बैच एनसीईआरटी बैच है और लाइन बाय लाइन इसमें एनसीईआरटी हम लोग पढ़ेंगे। तो उत्सुकता होना जायज है, लाजमी है कि कैसे पढ़ाई होगी। आप सब लोगों की उत्सुकता को चलिए समाप्त करते हैं और हम शुरुआत करते हैं टीजीटी मैथ के इस बैच का, एनसीईआरटी बैच का। तो डेमो लेक्चर के रूप में हम आपके बीच लेकर आए हैं सेट थ्योरी को, एनसीईआरटी चैप्टर 1 को। हालांकि इस चैप्टर को हम अपने एप्लीकेशन से जुड़े विद्यार्थियों को अलग से पढ़ाएंगे। अभी ये डेमो लेक्चर के रूप में इसको हम शुरुआत करते हैं। चूंकि टीआरई 4.0 के एग्जामिनेशन में अब समय काफ़ी कम है, तो लास्ट मोमेंट में तैयारी कैसे किया जाए उस पर भी हम चर्चा करने के लिए आज कटिबद्ध हैं और प्रतिबद्ध भी हैं। एनसीईआरटी से बड़ा हथियार कोई नहीं हो सकता लास्ट मोमेंट में किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी हेतु। यानी अगर हम कहें कि एनसीईआरटी इज द मोस्ट इफेक्टिव वेपन टू क्रैक एनी एंट्रेंस एग्जामिनेशन, तो यह गलत नहीं होगा। अंत समय में, लास्ट मोमेंट में रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छी बात होगी एनसीईआरटी। एनसीईआरटी के लाइन बाय लाइन को अगर आप पढ़ते हैं तो निश्चित रूप से एक नए आयाम को आप प्राप्त करेंगे। वैसे एनसीईआरटी समुद्र है, लोग भले इसे छोटा समझें, वो अलग बात है, लेकिन एनसीईआरटी समुद्र है। जितनी बार आप इसमें गोता लगाएंगे, कुछ न कुछ निकाल के ही लाएंगे, ये तय है। तो आइए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी बैच का, शुभारंभ करते हैं। कुछ कमेंट का जवाब दे दें हम पहले। बोल रहे हैं कि ऑफलाइन में कितना फी है? 999 आज ऑफर है, ऑफर का फायदा उठाइए। 50% का मात्र 500 रुपये में, मात्र 500 रुपये में। देखिए, एनसीईआरटी में आपको जो सिलेबस है उसको आप एक बार नजर दौड़ाएंगे तो बुक्स के रूप में आपको 2 बुक्स पढ़ना है। एक बुक है 11th में और 12th में 2 वॉल्यूम है। 12th के लिए वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। तो कम समय में दोनों को हम लोग कैसे कवर करेंगे आज आपको एहसास हो जाएगा। तो अंत तक जरूर जुड़िएगा, वीडियो में बने रहिएगा। शुरुआत करते हैं हम 11th से। 11th में मुख्य तौर पर जो आपको पढ़ना है वो है अलजेब्रा, ट्रिगोनोमेट्री और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। लेकिन कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स भी हैं जहां से सवाल बीपीएससी पूछता है, जैसे सेट थ्योरी, जैसे स्टैटिस्टिक्स, जैसे 3D का इंट्रोडक्शन, प्रोबेबिलिटी का इंट्रोडक्शन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव जो 12 में है पर 11th में भी कुछ है। तो हम पूरे एनसीईआरटी के पैटर्न पर चलेंगे, चैप्टर 1 से शुरुआत करते हुए।
वहीं 12 की बात करें तो प्रमुख रूप से कैलकुलस है, वेक्टर है, 3D है और प्रोबेबिलिटी का अगला पार्ट है, लिनियर प्रोग्रामिंग है। शुरुआत किया जाए, आप लोगों का इजाजत हो तो शुरुआत किया जाए एनसीईआरटी के बैच का। चलिए शुरुआत करते हैं एनसीईआरटी का चैप्टर 1 समुच्चय सिद्धांत सेट थ्योरी। जीएच हार्डी साहब का कथन है कि इन दीज डेज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन एंसेंट एंड मॉडर्न, कंफ्लिक्ट मैंने जानते हैं ना, अविश्वास, कन्फ्लिक्शन, ये कितना बढ़िया लाइन है, मैथमेटिक्स को कैसे कितना खूबसूरत से इन्होंने लिखा है। हार्डी, इन दीज डेज ऑफ कंफ्लिक्ट बिटवीन एंसेंट एंड मॉडर्न स्टडीज देयर मस्ट प्योरली बी समथिंग टू बी सेड फॉर ए स्टडी which did not begin with Pythagoras and will not end with Einstein but is the oldest and the youngest। वाह क्या बात है, क्या बात है। एनसीईआरटी के पहले लाइन को ये तो पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस शुरुआत कर रहे हैं इस चीज से कि हार्डी साहब ने कितने अच्छे ढंग से इस बात को कहा है कि मैथमेटिक्स पाइथागोरस से ही शुरुआत नहीं होता है और आइंस्टीन पर ही समाप्त नहीं होता है, इसके बीच में भी बहुत सारी बातें हैं। शुरुआत होगा सेट से, यानी कंसेप्ट यहीं से शुरुआत कर देना चाहते हैं कि इनके बीच वाले भाग को आप पढ़ के देखिए, यानी 20वीं शताब्दी का मैथ पढ़ के देखिए। तो 20वीं शताब्दी में मैथमेटिशियन में सबसे बढ़िया मैथमेटिशियन उभर कर कौन आए भाई? तो जॉर्ज कैंटर। और जॉर्ज कैंटर का कंसेप्ट क्या था? सेट थ्योरी। बात समझ में आई क्या कहना चाह रहे थे हार्डी साहब? तो पाइथागोरस और आइंस्टीन के बीच वाले बात में भी मैथमेटिक्स में बहुत सारी बातें हैं, चर्चा अभी नहीं करेंगे हम, ज़्यादा लगेगा कि गप कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बात के लिए हम लोग शुरुआत करते हैं। आइए देखते हैं भूमिका को, इंट्रोडक्शन को। तो इसमें कुछ ज़्यादा आपको नहीं देखना है। वर्तमान समय में गणित के अध्ययन में समुच्चय की परिकल्पना फंडामेंटल है, आधारभूत है। आजकल इस परिकल्पना का प्रयोग गणित की प्रायः सभी शाखाओं में होता है। समुच्चय का प्रयोग संबंध एवं फलन को परिभाषित करने के लिए किया जाता है। ये सब कोई आवश्यकता नहीं है, आपको ये जानना है कि समुच्चय सिद्धांत का विकास जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर के द्वारा किया गया और जॉर्ज कैंटर का जन्म हुआ था 1845, यानी 1857 का जो विद्रोह हुआ था शुरुआत, उससे मात्र 12 साल पहले। त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनका समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ। यहां से मेरे ख्याल से एक सवाल उठता है, यहां से एक सवाल एनसीईआरटी के इस पहले लाइन से एक सवाल उठता है कि जॉर्ज कैंटर ने सेट थ्योरी के कंसेप्ट को कहां से शुरुआत किया। तो त्रिकोणमिति में जब वो सवाल को हल कर रहे थे, वहां उनके सवाल त्रिकोणमिति के सवालों को हल लिखने के लिए या सवालों के हल को लिखने के लिए समुच्चय की उनको आवश्यकता हुई। तो पहला बार परिचय कहां से हुआ, यह ध्यान देना है, त्रिकोणमिति के प्रश्नों को हल करने में हुआ। यह बात ध्यान रखना है। हालांकि ऐसे सवाल अभी नहीं देखे गए हैं, लेकिन पता नहीं बीपीएससी क्या पूछ दे। तो त्रिकोणमितीय श्रेणी के प्रश्नों को सरल करते समय उनको समुच्चय से पहली बार परिचय हुआ, इसीलिए जॉर्ज कैंटर को फादर ऑफ सेट थ्योरी भी कहा जाता है। फादर ऑफ सेट थ्योरी कहा जाता है। सेट थ्योरी के फादर किनको कहा जाएगा? जॉर्ज कैंटर साहब को। एक बार देख लेना है, 1845 में इनका जन्म हुआ और 1918 में इस धरती को छोड़ दिए, यानी ये जो है 19वीं शताब्दी का मैथ हो गया, बिल्कुल लेटेस्ट मैथमेटिक्स हो गया। हमने आपकी सुविधा के लिए एनसीईआरटी के पेज को बाइलिंगुअल रखने का प्रयास किया है। आप लोग बताएंगे कि क्या ये सही है या फिर एक ही मीडियम को लेकर के चलें। उसी चीज को अंग्रेजी में भी लिख दिया गया है कि किन्हीं को दिक्कत हो तो वो इसको पकड़ें। क्या ये सही रहेगा? आप अपनी बात को कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएंगे। तो
सेट थ्योरी का ये शुरुआत था। इसको हम पढ़ाएंगे पूरे अच्छे तरीके से क्लास के रूप में। अभी डेमो लेक्चर है तो हम सिर्फ अभी तारांकित करेंगे और बताने का यह प्रयास करेंगे कि हम पढ़ाएंगे कैसे। जैसे मान लीजिए यहां से शुरुआत हुआ तो इस पेज में हमारे पास क्या इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है, देखिए इसका इंफॉर्मेशन में देखिए सेट्स एंड देयर रिप्रेजेंटेशन। पहले लाइन में हम लोगों ने देखा कि सेट लाए कौन, बिल्कुल सर बाइलिंगुअल। चलिए बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, ज्यादा लोग बाइलिंगुअल लिख रहे हैं कि बाइलिंगुअल ही रहने दीजिए, अच्छी बात है। देखिए कह रहा दैनिक जीवन में हम बहुधा वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। जरा ध्यान दीजिएगा यहां पर, वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, कलेक्शन ऑफ थिंग्स। एक एक बात को गहराई से पढ़िएगा, कलेक्शन ऑफ थिंग्स, इस पर चर्चा करते हैं। जैसे ताश की गड्डी 52 पत्ता हुआ, व्यक्तियों की भीड़, क्रिकेट टीम इत्यादि। गणित में भी हम संग्रह की चर्चा करते हैं, जैसे प्राकृत संख्याओं का संग्रह, अभाज्य संख्याओं का संग्रह, बिंदुओं का संग्रह। ध्यान दीजिए एनसीईआरटी है, गागर में सागर है, एक एक बात को ढंग से करना है। क्या कहता है, वस्तुओं के संग्रह की चर्चा करते हैं। तो क्या वस्तुओं की संग्रह को हम समुच्चय कहेंगे? नहीं, लग रहा है कि ये वस्तुओं की संग्रह, वस्तुओं का संग्रह समुच्चय को परिभाषित कर रहा है, लेकिन नहीं। एनसीईआरटी की खासियत को समझिए, लिखा जरूर है वस्तुओं का संग्रह, लेकिन क्या कहा है, ताश की गड्डी। ध्यान दीजिए, वेल डिफाइंड है ताश। व्यक्तियों की भीड़ डिफाइंड है, जानवर व्यक्ति मिला हुआ नहीं है। क्रिकेट टीम, ध्यान दीजिए, वेल डिफाइंड है, क्रिकेट। ऐसे एनसीईआरटी पढ़ा जाता है। तो वस्तुओं का संग्रह नहीं, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह, यानी सेट का मतलब होगा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। और बड़ी अच्छी बात यह है कि यहां से टीआरई 2 में भी और टीआरई 3 में भी प्रश्न को उठाया गया है। सेट का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स। इसको आप अंग्रेजी में भी देख सकते हैं। किसी लाइन को हम, किसी पेज को अंग्रेजी में करेंगे। बाइलिंगुअल है अरविंद जी। देखिए, कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, सेट का मतलब हुआ कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, यानी सिर्फ कलेक्शन को आप सेट नहीं कह सकते। सेट तभी होगा जब कलेक्शन किसका हो जाए, वेल डिफाइंड थिंग्स का, सुपरिभाषित वस्तुओं का संग्रह। जैसे यदि हम इसके एक्सरसाइज पर पहुंचे, एक्सरसाइज की बात करें, तो इस पेज के आधार पर आपको कुछ सवालों का जवाब देना चाहिए। जैसे अंग्रेजी वाला सवाल उठाते हैं, जैसे सवाल कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। अभी एक ही बात पढ़े हैं आप कि सेट इज ए कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग्स, और इसके आधार पर आप इन सारे सवालों का जवाब दे सकते हैं। यदि अच्छे से दे सकते हैं तो हमारा ये बैच लाना सार्थक हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं, जवाब देना शुरू कीजिए। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, इज दिस अ सेट और नॉट। क्या यह एक सेट है? द कलेक्शन ऑफ ऑल मंथ ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे, जे शब्द से शुरुआत होने वाले
महीने के नाम का कलेक्शन तो है। यस, दिस इज अ सेट, यह एक सेट है, क्योंकि इसका सदस्य होगा कौन? जनवरी, जून, जुलाई। यस, सब लोगों का जवाब आ गया। सुधीर जी, स्काई जी, मनीष जी, मनीता कुमार शर्मा जी, आरसी शर्मा जी, स्वाति जी, बहुत सारे लोग हैं। ज्यादा नाम लेंगे तो हमारा क्लास गड़बड़ा जाएगा, डेमो लेक्चर है, इसलिए मत सोचिएगा कि हम किसी का नाम लिए किसी का नहीं। नीलमणि जी भी आए हैं, राजा जी, प्रभास जी, शर्मा जी। तो ये सेट है क्योंकि ये वेल डिफाइंड है। इसमें हम फरवरी को नहीं ले सकते, मार्च को नहीं ले सकते, हम उसको ले सकते हैं जो जे से शुरुआत हो रहा है। दूसरा है द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया। इज दिस अ सेट और नॉट? रितेश जी बताएंगे, मुकेश जी, विवेक त्रिपाठी जी, बालकृष्ण जी, क्या यह सेट है? तो जवाब होगा नॉट अ सेट, ये सेट नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि आप मोस्ट टैलेंटेड की बात कर रहे हैं। कौन मोस्ट टैलेंटेड है? हु डिसाइड दिस कि हम सबसे टैलेंटेड हैं या आप सबसे ज्यादा टैलेंटेड हैं? हु आर द ऑथोराइज्ड पर्सन टू से दैट विच पर्सन इज मोस्ट टैलेंटेड? यानी वेल डिफाइंड नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि हम किसको वेल डिफाइंड मानेंगे? तो ये तो आपके मैच्योरिटी लेवल पर डिपेंड करेगा। इसमें मैथमेटिक्स आपको क्या मदद करेगा? यदि प्रश्नों का जवाब यूनिक मिले, हम भी वही दें, आप भी वही दें, महेश, सुरेश, रमेश, दिनेश, सरवन, मुकेश, राजा, मनीष सब एक के बात जवाब दे तो समझिए वो वेल डिफाइंड है। अलग अलग जवाब दे तो समझिए वो वेल डिफाइंड नहीं है। जैसे हम कह देंगे कि मोस्ट टैलेंटेड है केसी सिन्हा, और राजा जी कह दिए कि नहीं मोस्ट टैलेंटेड है दास गुप्ता जी, अब प्रकाश जी कह दिए नहीं लालजी बाबू मोस्ट टैलेंटेड हैं, मनीष जी कह दिए नहीं कि सबसे ज्यादा टैलेंटेड थे आइंस्टीन साहब, और कोई प्रकाश जी कह देंगे नहीं गैलीलियो साहब। तो ये तो यूनिक जवाब नहीं ना हुआ, तो ये सेट नहीं है। दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ सेट। वाई? बिकॉज द कलेक्शन इज नॉट वेल डिफाइंड, नॉट वेल डिफाइंड। क्या तरीका मेरा ठीक लग रहा है? क्या एनसीईआरटी के इस तरह से, एनसीईआरटी को इस तरह से पढ़ने पर नॉलेज इनहेंस नहीं होगा? क्या कंपटीशन में ये बातें बिल्कुल रूप से प्रभावी नहीं होगी कि कम समय में एनसीईआरटी को पूरा लाइन बाय लाइन पढ़ लिया जाए? चलिए, सब लोग लिख रहे हैं यस सर, यस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। वैसे आप लोग तो हमसे शुरू से जुड़े हुए हैं, तो आप लोग तो हमको अच्छा कहिएगा ही। जो लोग नए लोग जुड़े हैं उनसे हम जानना चाहेंगे, उनकी बात को जानना चाहेंगे। तीसरा कहता है अ टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। दिस इज नॉट अ सेट। क्यों? क्योंकि मेरे नजर में अगर बेस्ट क्रिकेटर गंभीर और सचिन हैं तो आपके नजर में राहुल और गावस्कर होंगे, किसी और के नजर में कोई और होंगे, किसी और के नजर में और होंगे। तो ये भी सेट नहीं है। सेट होगा कौन? सेट होगा कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड थिंग। अगला है द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास। ये तो सेट है जी, ये सेट है, क्योंकि सब बॉयज की चर्चा किया जा रहा है। किसका? आपके क्लास का। मान लीजिए कि अभी 100 बच्चे इनरोल्ड हुए हैं, मान लीजिए एनसीईआरटी बैच में, तो इस बैच के क्लास, तो इसी बैच के क्लास की बात कर रहे हैं, इसी बैच के बच्चा को हम कह रहे हैं। बालकृष्ण जी लिखते हैं कुछ अच्छा होने वाला है बिल्कुल अच्छा होगा। तो चौथा नंबर सेट है भाई, यस ये सेट है। पांचवा कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। यस, वेल डिफाइंड है। 100 से कम लीजिए, किसको लीजिए? नेचुरल नंबर को लीजिए। तो दिस इज सर्टेनली वेल डिफाइंड, दिस इज वेल डिफाइंड।
a collection of novels written by Munshi Premchand. Yes, this is also an example of set. We have to collect those novels which are written by Munshi Premchand. मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखे गए नॉवेल्स का कलेक्शन। जब आमने सामने में बच्चे बैठेंगे, ऑफलाइन क्लास होगा, तो इस बैच की खूबसूरती में 4 चांद लगेगी। देयर इज नो डाउट अबाउट दैट। मजा आएगा जब ऑफलाइन में भी कुछ बच्चे रहेंगे, आई कांटेक्ट बनेगा, तो इस सब पर और चर्चाएं होगी और अच्छे तरीके से बात निकलेगी और यकीनन बहुत मजा आएगा। 7वां नंबर कह रहा है, ये भी सेट था, 6ठा नंबर सेट था। 7वां कह रहा है कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स। यस, सेट है। द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन दिस चैप्टर सेट है। कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड सेट नहीं है। कौन सा जानवर सबसे डेंजरस है, इसका निर्णय हम और आप नहीं ले सकते हैं। आपका चेहरा का जो मुस्कुराहट है सर, उसको और भी आगे हम लोग ले जाने की कोशिश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हैं तो हम हैं, वरना हम कुछ नहीं है। और वैसे भी आपने विगत 2 सालों में बहुत प्यार दिया है आप सभी ने, प्लेटफॉर्म संस्थान ने, यहाँ के सभी तकनीकी और गैर तकनीकी कर्मचारियों ने, यहाँ के निदेशक माननीय नवीन सर ने, सब लोगों ने बहुत प्यार दिया है। 49 बसंत देख चुके इस वृद्ध व्यक्ति के साथ आप जुड़ते हैं, यही मेरे लिए बहुत बड़ी सौभाग्य की बात होगी। इन सब सवाल को हिंदी में भी लिख दिया गया है, आप चाहें तो हिंदी में इसको देखेंगे। कोई समस्या होगी तो आप बोलेंगे, उसी से हम उसको भी एक्सप्लेन कर देंगे, कौन सेट है कौन सेट नहीं है। दोबारा आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। गॉड से प्रे है सर, आप ऐसे ही मुस्कुराते रहें। बिल्कुल बिल्कुल। 9 नंबर फिर से बताया जाए। 9 नंबर है कि विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। देखिए, खतरनाक जानवर तो हम समुच्चय कह सकते हैं, खतरनाक तक तो ठीक है, लेकिन सबसे अधिक ये कैसे डिसाइड करेंगे? कोई सांप के काटने से भी नहीं मरता है और कोई बिच्छू के काटने से भी मर गया, तो उसके लिए बिच्छू ज्यादा डेंजरस हो गया सांप से। मन कर रहा था ऑफलाइन क्लास का, बट मिस करेंगे नहीं। इस बार ऑफलाइन क्लास हमें बहुत बड़ा क्लास मिल गया है, 200-300 की कैपेसिटी वाला क्लास मिल गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए कि बहुत सारे लोग इस बैच में आएंगे, तो स्वागत है। जो ऑफलाइन में आना चाहते हैं, स्वागत है। हिंदी में क्यों नहीं समझा देते हैं सर? पहले हिंदी में ही समझा दिया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद प्रभास जी। अब ये हम लोग देख लिए, ये जो सवाल इतना बनाए, ये आपको कहां से निकला? ये निकला आपको मात्र एक पेज से, ये एनसीईआरटी के पहले पेज से आपको मिला कि सेट है क्या, यहीं से मिला। वस्तुओं के संग्रह की चर्चा, चूंकि पीजीटी है इसलिए लिखने वालों ने बड़ी होशियारी से लिखा है, होशियारी से इस बात को लिखे हैं कि वस्तुओं के संग्रह को, और कैसे वस्तुओं की संग्रह को। तो जैसे 10 से कम विषम प्राकृत संख्या, ये वेल डिफाइंड है, सुपरिभाषित है। भारत की नदियां सुपरिभाषित है। अंग्रेजी वर्णमाला का वॉवेल सुपरिभाषित है। विभिन्न प्रकार के त्रिभुज सुपरिभाषित है। तो इसको इतने अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। एक एक लाइन को जब आप पढ़ेंगे मन से, और वहां से क्या निकलता है और हम उसको एलाबोरेट करेंगे, तो निश्चित रूप से एनसीईआरटी से बहुत कुछ निकलेगा। और ये बैच अभ्यास बैच की तरह बहुत फायदेमंद होगा और उसी के जैसा ये भी कीर्तिमान स्थापित करेगा, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। विक्की जी आज से बैच स्टार्ट नहीं किए हैं, ये डेमो लेक्चर के तौर पर एप्लीकेशन पर जाएगा, बाद में यूट्यूब पर भी जाएगा। क्लास शुरुआत होगी सोमवार से, मंडे से,
और टाइमिंग इसका होगा 4 से 5:30 PM, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। डेमो लेक्चर में ही जब 60 से ज्यादा लोग जुड़े हुए हैं तो इस बैच की सफलता की क्या कहानी कही जाएगी, आपसे क्या कहा जाए, आप ही के आपके हाथ में यह है, आप पर निर्भर करता है इस बैच को हम कैसे ले जाएंगे। आइए कुछ और एनसीईआरटी के फैक्ट्स को आगे लेके चलते हैं। सुबोध जी लिखते हैं, कुछ तो बोलिए सर। आज ऑफलाइन भी है क्या? नहीं, आज ऑफलाइन नहीं है। अभिजीत जी जुड़े हैं आज बहुत दिन के बाद, स्वागत है अभिजीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जो बोलते हैं वो अक्सरहां होती है। अभ्यास बैच में आपने कहा था 500 प्लस होगा, और आपको बताते हुए हमें बड़ी खुशी हो रही है कि कल अभ्यास बैच में हम 649 के संख्या को, जादुई संख्या को पार कर गए। आज नहीं देखे हैं, हमको लगता है 650 पार कर गए होंगे। यूट्यूब पर भी देना होगा। चलिए आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। ये उसी पेज का अगला हिस्सा है, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप अपने से इसको पढ़ लेंगे। इसमें वही है जैसे 210 का अभाज्य गुणनखंड, ये सब कुछ नहीं, लेकिन यहां पढ़ के देखते हैं यहां से कुछ निकलता है कि नहीं। यहां हम देखते हैं कि उपर्युक्त प्रत्येक उदाहरणों में से वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह, देखिए यहां निकल गया, कितना बढ़िया चालाकी से बात को लिखा। देखिए पहले कहा कि वस्तुओं का संग्रह, फिर कहा कुछ सोचिए, 5 गो एग्जाम्पल दे दिया, और तब कहता है कि उपर्युक्त प्रत्येक उदाहरण में आप देख रहे हैं कि वस्तुओं का एक सुपरिभाषित संग्रह है। इस अर्थ में है कि किसी वस्तु के संबंध में हम यह निर्णय निश्चित रूप से ले सकते हैं कि वह वस्तु एक प्रदत्त संग्रह में है कि नहीं। अतः हम यह निश्चित रूप से कह सकते हैं कि नील नदी भारत की नदियों के संग्रह में नहीं है, इसके विपरीत गंगा नदी इस संग्रह में है, यानी नदियों के समुच्चय के संदर्भ में कहा गया। तो ऐसे ही हम लोग डिफाइन करते हैं, ज़्यादा इस पर नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि इसके बारे में आप बहुत अच्छा से जानते भी हैं। लेकिन फिर भी हम आपसे आग्रह करेंगे कि आप निश्चित रूप से एक एक लाइन को पढ़िएगा, हम भी पढ़ के बताएंगे आपको, और आपके साथ साथ उसमें से कुछ निकालने का प्रयास करेंगे। एनसीईआरटी को, और ये पीडीएफ भी हम आपको देंगे, एक एक लाइन बाय लाइन, तो किताब से अच्छा ये किताब हो जाएगा। एक एक लाइन आपको, इस बैच को पूरे सुसज्जित तरीके से आपके बीच रखा जाएगा। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा, एक पेज हिंदी एक पेज इंग्लिश, फिर उसका एलाबोरेशन, जहां जैसा जो बात करने की जरूरत होगी, जो आवश्यकता होगी, उस पे हम लोग चर्चा करते चलेंगे। कुछ समुच्चयों को एनसीईआरटी सिंबलाइज तरीके से लिखा है जिसे आपको याद करना चाहिए। 18 से शुरू होगा बैच भाई, ओहो, क्योंकि आप लेट से जुड़े हैं अंजलि जी, इसलिए आपको पता नहीं चलेगा, ये चल रहा होगा। ये डेमो लेक्चर है, आज से बैच शुरू नहीं हुआ है, ये हम फिर से पढ़ेंगे इस चैप्टर को। आज ये डेमो लेक्चर है भाई, डेमो लेक्चर है, मंडे से होगा, इसको फिर पढ़ेंगे। देखिए पढ़ेंगे इस चैप्टर को हम लोग फिर से। अभी हम बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, इस बैच में आगे बढ़ेंगे कैसे, कहां कहां से निकालेंगे, कैसी कैसी बातों को हम निकालेंगे, वहां से किस रूप में आगे बढ़ेंगे, इस चैप्टर को हम फिर से पढ़ेंगे एक एक बात को। बस अभी हम बता रहे हैं कि कैसे पढ़ते हैं। अब जैसे देखिए कुछ किताब में, एनसीईआरटी किताब में कुछ चीजें ऐसी होती है जो बॉक्स बनाकर दी हुई होती है, जो स्कूल के एग्जाम के लिए नहीं होता है, वो प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। तो इसको किस रूप में आपको पढ़ना है उस पर हम एक बार चर्चा कर लेते हैं, ध्यान से सुनिएगा। पूजा जी स्वागत है।
देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है एक बात ये ध्यान देने के लिए कह रहा है कि इसमें से क्या निकालेंगे हम लोग बात। यह ध्यान रखना चाहिए कि समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय किसी अवयव को सामान्यतः दोबारा नहीं लिखते हैं। जैसे स्कूल में वो 2 बार है, जब हम समुच्चय बनाएंगे, समुच्चय को लिखेंगे, तो हम 2 बार वो नहीं लिखेंगे। हालांकि इसके पहले पढ़ना है कि हाउ टू राइट द सेट, उसको हम लोग क्लास में पढ़ेंगे कि सेट को कैसे लिखते हैं। अभी हम पढ़ नहीं रहे हैं, अभी हम बता रहे हैं कि हम लोग पढ़ेंगे कैसे, और आपसे जानना चाह रहे हैं कि आप इसमें और क्या सुधार चाहते हैं। ये तो हम बता रहे हैं कि हम ऐसा पढ़ेंगे, आप क्या चाहते हैं यह जरूरी है। जरूरी यह नहीं है कि हम विरासत में क्या छोड़ जाएंगे, यह लेकिन जरूरी यह है कि आप विरासत में मेरे नाम के आगे क्या लगाएंगे। आप जी से संबोधित करेंगे या गाली से संबोधित करेंगे, यह आप पर निर्भर करता है। इसी प्रकार से हम क्या पढ़ाएंगे यह हम पर निर्भर करता है, लेकिन आप पढ़ना क्या चाहते हैं यह आप पर निर्भर करता है। और इन दोनों बातों पर निर्भर करेगा कंपटीशन वाली बात सारांश के रूप में, जिसे मैं अंतिम तौर पर चैप्टर समाप्त होने के बाद दूंगा। बड़ा बढ़िया लिखे हैं सुबोध जी, क्लास प्लस अभ्यास प्लस एनसीईआरटी प्लस टेस्ट। गुरुजी अब बीपीएससी का खैर नहीं, ये हुई ना बात। फी 1500 होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, ये हम जानते हैं कि सब पूछेंगे आप कैसे हैं जब आपके जेब में पैसे हैं, लेकिन उस व्यक्ति के लिए पैसे की क्या कीमत जिनकी अभिलाषाएं ही मर चुकी हो। क्योंकि हमारी आवश्यकता सीमित है, इसलिए अब हमें ज्यादा पैसे की जरूरत भी नहीं है, लालसा भी नहीं है। बस दाल रोटी चल जाए, बाल बच्चे अच्छे से पढ़ लिख जाए, आप लोगों का प्यार मिलते रहे, यही काफी है और यही बहुत है, बहुत है। 1000 रुपया मामूली बात होता है। कल हम गए हुए थे मॉल में कि बच्चों छुट्टी है स्वतंत्रता दिवस का, तो बच्चों के साथ चले गए, तो 1600 रुपया मात्र हम खर्च किए, एक झोला सामान लेकर के आ गए। 5 पैकेट बिस्कुट, 2 गो मैगी, 1 किलो सरफ, 4 गो साबुन, 2 में 2 फ्री था। आज भी पैसे की कीमत है भाई, जो नहीं समझते हैं उनकी बात अलग है। फेंकने वालों को छोड़ दीजिए कि सर आज के डेट में 1000 रुपया में होता ही क्या है। अरे बहुत कुछ होता है, न होता तो हमको दे के देखिए ना, बहुत होता है। फेंकना अलग चीज है, रियलिटी अलग चीज है। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग। तो एनसीईआरटी के बातों को हम लोग इसी प्रकार से रखेंगे। हम चूंकि बहुत दिनों से पढ़ा रहे हैं, तो हमको इस बात को बताने में बड़ी सुविधा होगी कि एनसीईआरटी के किस पेज से आप कितना बढ़िया बात को निकाल सकते हैं, कितना बढ़िया बढ़िया बात को निकाल सकते हैं। गुरुदेव दर्शन करना है, अवध जी आ जाइए प्लेटफॉर्म की सरजमी पर, हम यहीं मिलेंगे आपको। विनीता जी खुश रहिए। कई बातों को निकाल सकते हैं, जरा सा कुछ अच्छी अच्छी बातों को निकाल करके हम आपको दिखाते हैं। जैसे पेज पलटिएगा आप, ये देखिएगा एक उदाहरण, एक इसका इतना बढ़िया उदाहरण है कि हम क्या बताएं। जरा सा इस पर हम चर्चा करना चाहते हैं। देखिए क्या कहता है, कहता है कि समीकरण एक्स स्क्वायर जोड़ एक्स माइनस 2 बराबर 0 का हल समुच्चय रोस्टर रूप में लिखिए। यानी ये जो समीकरण है इसके हल नहीं है, हल समुच्चय को, ध्यान दीजिए, समीकरण का हल समुच्चय के रूप में होता है। तो क्या कुछ ऐसा चीज भी है जिसका हल समुच्चय के रूप में ना हो? तो हाँ है। कौन? असमीका, इनइक्वेलिटी।
जिनका हल इंटरवल में होता है, अंतराल में होता है, ऐसे पढ़िए एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी कैसे पढ़ा जाता है इसको देखना है, ढंग से देखना है। तो यहां पर देखिए, आप जब पढ़िएगा या 11th क्लास का कोई विद्यार्थी पढ़ेगा तो उसको ध्यान में जाएगा कि इसको हम हल कर दें फट फट 1 और -2। अरे भाई, उसको करना बाद में है। समझना ये है कि इसके हल को समुच्चय के रूप में लिखें। अब जब समुच्चय है तो इसको लिखने के कई विधि होते हैं, 2 विधि होते हैं, हम क्लास में आपको बताएंगे, रोस्टर मेथड और समुच्चय निर्माण रूप यानी टेबुलर मेथड और सेट बिल्डर मेथड। तो हम ये आपको बताएंगे, इसी प्रकार से आपको पढ़ाएंगे। यहाँ के आंसर से हमको मतलब नहीं है, मतलब है इसको पढ़ा कैसे जाए। ये तो हम जानते ही हैं कि इस सवाल का जवाब तो आप चुटकी में दे देंगे। आपको इतना पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है a जोड़ b जोड़ c बराबर 0 है, तो इसका एक हल 1 होगा और दूसरा c/a होगा। ये तो इसमें तो हम माहिर हैं ही, 25 साल का अनुभव है पढ़ाने का। इसको तो हम ऐसे ही रगड़ेंगे, नई नई बात को निकालेंगे। आंसर हो जाएगा एगो 1 एगो c/a -2/1 होना ही है। उसमें कौन सा दिक्कत है, कोई समस्या ही नहीं है। ये तो एक्सटर्नल एडिशन है ही। कहना यह है कि समीकरणों का जो हल है वो समुच्चय के रूप में और असमिका का जो हल है वो इंटरवल में। उम्मीद करते हैं कि डेमो के रूप में हम अपना संदेश दे दिए। इसी रूप में हम पढ़ाएंगे, क्योंकि सेट थ्योरी में बहुत कुछ कहने को रह नहीं जाता है, बावजूद इसके आप बहुत कुछ इसमें अच्छा सीखेंगे। तो आज के इस क्लास को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। यह डेमो लेक्चर था। हम आपसे रूबरू होंगे क्लास में, क्लास के रूप में, और क्लास शुरुआत होगा सोमवार से, मंडे से 18 अगस्त से, और इसकी टाइमिंग होगी 4 से 5:30। एक बार मैं पुनः आप सभी को सूचित कर देना चाहता हूं कि आप सभी के बहुत सारे फोन कॉल्स के आधार पर हमने और प्लेटफॉर्म संस्था ने यह निर्णय लिया है कि इस बैच को ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में चलाया जाए। ऑनलाइन की फी है 499, ऑफलाइन की फी है 999। आज ऑफर है रात्रि 12 बजे तक 50% का। हमें उम्मीद है कि आप इस ऑफर का लाभ जरूर लेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः आप सभी को जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं। भगवान श्री कृष्ण आपके सारे दुखों को हर लें, दूर करें और तैयारी 4 में आपके लिए एक सीट सुनिश्चित करने का काम करें। लेकिन भगवान भी उन्हीं को मदद करते हैं जो अपनी मदद स्वयं करना चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।